मॉर्निंग। आइए हम लोग कंसेप्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में पढ़ें। पिछले क्लास में हम लोगों ने इसके थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम लोग कंसेप्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में उसका प्रैक्टिकल पार्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को मेथड के 4 मेथड हैं। मेथड ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, देयर आर 4 मेथड्स ऑफ गुडविल। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड, चौथा है एन्युटी मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड को 2 भागों में बांटा जाता है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और कैपिटलाइजेशन मेथड को भी 2 भागों में बांटा जाता है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड और सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। उसके बाद आइए टाइप ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट टाइप और दूसरा से सुपर प्रॉफिट टाइप। उसके बाद इसको अगर याद रखना है तो आप स्ट्रक्चर वे में याद कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है स्ट्रक्चर फ्रॉम फॉर्म ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड फॉर्मूलेशन। साथ में फार्मूला भी है। देखिए यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में अगर गुडविल का वैल्यूएशन करके अगर गुडविल आप निकालना चाहते हैं तो उसका फार्मूला है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ द ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ द ईयर परचेज याद कर लीजिए। और सुपर प्रॉफिट मेथड में अगर हम लोग गुडविल निकालना चाहते हैं तो गुडविल इक्वल टू होगा सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। यहाँ सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज और यहाँ एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब आपको पहले बताया गया कि एवरेज प्रॉफिट 2 प्रकार का होता है, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट और दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट का प्रयोग तब हम करते हैं जब बिजनेस का प्रॉफिट जो है अप डाउन होता रहता है। अगर बिजनेस का प्रॉफिट लगातार बढ़ता रहे और या लगातार घटता रहे तो उसमें हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही प्रयोग करेंगे। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का प्रयोग करते समय गुडविल अगर हम लोग निकालेंगे तो गुडविल का फार्मूला हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट मेथड इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो गुडविल का फार्मूला हो जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब ध्यान देंगे हम लोग सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। सिंपल एवरेज प्रॉफिट के लिए जो बिजनेस का टोटल प्रॉफिट है, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट में नंबर ऑफ द ईयर, जितना साल का भी हम लोग प्रॉफिट लिए हैं, 2 साल 4 साल 5 साल का, नॉर्मली 5 साल का प्रॉफिट लिया जाता है। वैसे क्वेश्चन के आधार पर आप जितने साल का भी प्रॉफिट बताया गया है उसी आधार पर उसका टोटल प्रॉफिट लेंगे और नंबर ऑफ ईयर, टोटल नंबर ऑफ ईयर से उसको डिवाइड करेंगे तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकल जाता है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको पहले टोटल वेटेड एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना होगा, उसके बाद टोटल वेट से भाग देंगे तो हम लोग का सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। वेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट इंटू वेट को गुना करेंगे। वेट को गुना करेंगे, वेट दिया रहता है क्वेश्चन में, दोनों को गुना करने पर जो आएगा वो कहलाएगा टोटल वेटेड एडजस्टेड प्रॉफिट और उसमें टोटल वेट से भाग देंगे तो निकल जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब आइए, एवरेज प्रॉफिट पूरा कंप्लीट हो चुका है। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला याद रखने के लिए शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज और दूसरा है आपका यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। 2 फार्मूला के जरिए आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में आपको बताया गया सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। देखिए, सुपर प्रॉफिट में आप फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सबसे पहले आपको सुपर प्रॉफिट निकालना होगा दोस्तों। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करोगे, एक्चुअल प्रॉफिट जो होता है जिसे एडजस्टेड प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट कहते हैं, इसे एडजस्टेड प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को हम लोग घटा देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला जाए। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपके पास 2 टूल्स हैं। पहला एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, दूसरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी अगर उतना पैसा हम किसी दूसरे व्यवसाय में लगाते तो हमको कितना रिटर्न मिलता। इस रेट ऑफ रिटर्न को ही हम लोग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के नाम से जानते हैं। और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है, कैपिटल लगाता है तो उस कैपिटल से कितना एसेट्स वो खरीदता है। और अगर एसेट्स के साथ कैपिटल का रिलेशन को हम लोग जानना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग को कैपिटल एम्प्लॉयड की जानकारी आवश्यक है। तो आइए हम लोग पहले जानेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं। ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल एम्प्लॉयड, तीनों लगभग में एक ही बात है बट थोड़ा सा अंतर है। ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आप क्या करोगे, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स को जोड़ दोगे, लेकिन इसमें आपको छोड़ देना है। किसको छोड़ना है, एक्सेप्ट छोड़ना है, इंट्रांजिबल, नॉन ट्रेड और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप छोड़ देंगे। ये तीनों को छोड़ के बाकी जो आएगा वो उस फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स को जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसे कहेंगे ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड या
कैपिटल एम्प्लॉयड को हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करेंट लायबिलिटी, याद रखिए माइनस करेंट लायबिलिटी प्लस डेप्रिसिएशन। इस तरह से जो निकलेगा कैलकुलेशन में उसे कहेंगे नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आइए ग्रॉस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एवरेज है, इसमें एवरेज नहीं है, इस सब में एवरेज है। अगर एवरेज की बात करेंगे तो ध्यान देना होगा। ग्रॉस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए क्या करेंगे, ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड जो मैंने निकाला था करंट फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, उसमें करंट ईयर का आधा प्रॉफिट, हाफ प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर को माइनस कर देंगे तो आपका ग्रॉस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद नेट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आप क्या करोगे, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड में से करंट ईयर का प्रॉफिट हाफ प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर को अगर आप माइनस कर दोगे तो निकल जाएगा। आप ध्यान दीजिए, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए क्या कहते हैं हम लोग, ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड में से करंट लायबिलिटी को घटा दिए थे, या इसको ऐसे बोल सकते हैं फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, दैट इज कॉल्ड नेट कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में हम और डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आपको याद रखना है ये जो फार्मूला यहाँ पे लिखा गया एसेट्स के आधार पर लिखा गया है। अब हम लोग आते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला होता है ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड बाई 2, यानी ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड को 2 से अगर भाग दे देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो कहलाएगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। इसे दूसरे तरीके से भी निकाला जाता है, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में अगर नेट प्रॉफिट का हिस्सा आधा कर दिया जाए, करंट ईयर का जो नेट प्रॉफिट है उसका हिस्सा अगर आधा कर दिया जाए और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड से घटा दिया जाए तो जो रिजल्ट आएगा वो कहलाएगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। के बारे में बात करते हैं, एन्युटी मेथड था, कितना मेथड है, चौथा मेथड है एन्युटी मेथड, ठीक है, 1 2 3 4, चौथा मेथड एन्युटी मेथड है। एन्युटी मेथड में गुडविल निकालने के लिए आपके पास जो फार्मूला है वह प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, यानी आपको अगर एवरेज प्रॉफिट से एन्युटी मेथड का सवाल सॉल्व करना है तो पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए और उसमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को गुना या भाग करिए। अगर सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको निकालना है तो सुपर प्रॉफिट मेथड पहले निकालिए और उसमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से गुना या भाग करिए, और कैपिटलाइजेशन मेथड से अगर आप निकालना चाहते हो तो पहले कैपिटलाइज प्रॉफिट निकालिए और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से गुना या भाग करिए। और आपको देखिए, अगर कैसे पता चलेगा कि हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को गुना करें या भाग करें, अगर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो 1 से कम होगा तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को भाग दिया जाता है, और 1 से अगर अधिक होगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर तो उसे गुना किया जाता है। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने के लिए पीवीएफ निकालने के लिए आपके पास फार्मूला 1 - 100/1 प्लस आर ब्रैकेट पावर n/r/100, इस फार्मूला से आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल सकते हैं। आर इज़ द रेट एंड एन इज़ द टाइम। अब उसके बाद हम लोग आइए दोस्तों कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में और थोड़ा डिटेल जानकारी प्राप्त करें। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए अगर बैलेंस शीट के आधार पर आप निकालना चाहते हो तो एसेट्स के आधार पर, यानी एसेट्स अप्रोच के आधार पर अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना चाहेंगे तो इसका फॉर्मूला देखिए इस प्रकार है, नेट फिक्स एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, नेट फिक्स एसेट्स माइनस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, यानी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को ही हम लोग वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और उसके बाद अगर और दूसरे तरीके से आप निकालना चाहते हैं एसेट्स के आधार पर तो टोटल एसेट्स ऑफ द मार्केट प्राइस माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी एट द रिवाइज्ड वैल्यू। एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब जो बाहरी दायित्व है, जो बिजनेस का अपना नहीं है, उसे हम लोग एक्सटर्नल लायबिलिटी कहते हैं। लेकिन इसमें जो टोटल एसेट्स ऑफ द मार्केट प्राइस, इसमें आपको एक्सेप्ट करना ट्रांजिबल एसेट्स, नॉन ट्रेड और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर बैलेंस शीट में दिया गया है तो उसे आपको छोड़ना होगा। इनट्रांजिबल एसेट्स का मतलब क्या होता है, जिसे हम छू और देख नहीं सकते, इस प्रकार के जो एसेट्स बिजनेस में होते हैं उसे हम लोग इनट्रांजिबल एसेट्स कहते हैं। देखिए क्या है, गुडविल है, कॉपीराइट है, पेटेंट राइट है, ट्रेडमार्क और डिज़ाइंस, इस तरह का अगर कई आइटम्स आपको बैलेंस शीट में लिखा गया तो इसे हम लोग इनट्रांजिबल एसेट्स कहते हैं, जिसे छुआ और देखा नहीं जा सकता है। इस प्रकार के एसेट्स को छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट है ट्रेड, नॉन ट्रेड। नॉन ट्रेड मतलब ऐसा बिजनेस का ऐसा पार्ट जो आप खुद सेल्फ बिजनेस से रिलेटेड नहीं बल्कि बाहरी बिजनेस से रिलेटेड। अगर बिजनेस का पैसा बाहर में इन्वेस्ट कर दिया जाए शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए तो वो इस प्रकार का जो ट्रेड हो, इस प्रकार का जो बिजनेस का इनकम होगा उसको हम लोग यहाँ पे शामिल करते हैं, इसीलिए इसको छोड़ना है। उसके बाद है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। उस इन्वेस्टमेंट से अगर किसी प्रकार का इनकम हुआ हो, अगर बैलेंस शीट में लिखा गया तो उसे आपको छोड़ना होगा। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन शेयर या डिवेंचर या गवर्नमेंट बॉन्ड में अगर पैसा लगाया गया है, या प्रॉफिट एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, अगर इस तरह का कोई आइटम है तो ये बिजनेस का इनकम नहीं है बल्कि बिजनेस के बाहर का इनकम है। इस प्रकार के इनकम को आपको छोड़ देना होगा। नेक्स्ट है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का दूसरा नाम है फिक्सियस एसेट्स। इस प्रकार के एसेट्स की सिर्फ आर्टिफिशियल हम लोग इसको एसेट्स मान लेते हैं, लेकिन ये रियल में एसेट्स होते नहीं हैं और इसमें ना बढ़ोतरी की जा सकती है, इसीलिए इसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाता है, लेकिन ये एक्चुअल एसेट्स नहीं होते हैं।
क्या क्या है देखिए, प्रीमियरी एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, और शेयर होगा, डिवेंचर नहीं होगा, और डेबिट बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। इस प्रकार के जो बैलेंस शीट में आइटम दिए रहते हैं उसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े थे, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी में। अब ये अगर आपको करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी पहचानने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने यहाँ पे लिखा है करंट एसेट्स में आता है कैश, बैंक, डेटर, बिल रिसीवेबल, बुक डेट, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टोर और लोन एंड एडवांस, इन्वेस्टमेंट, मनी एट कॉल्स एंड शॉर्ट नोट्स एंड प्रीपेड एक्सपेंस, एक्वायर्ड इनकम, ये सबको बोलेंगे करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटी क्या होता है? क्रेडिटर्स, बिल पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म के लिए, ट्रेड क्रेडिटर्स, बैंक लोन शॉर्ट टर्म के लिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अनअर्न्ड इनकम, एडवांस रिसिप्ट ऑफ द इनकम। आप ध्यान दीजिए, लायबिलिटी बिजनेस को, लायबिलिटी उसे कहते हैं जो बिजनेस का देनदारी होता है, जो बिजनेस को चुकाना होता है, बिजनेस के ऊपर जो कर्ज होता है उसे हम लोग लायबिलिटी कहते हैं। बिजनेस का जो बिजनेस का जिस पर अधिकार होता है, जिससे वो अपने लाभ कमाता है, उसे हम लोग उसका एसेट्स कहते हैं। अब आइए दोस्तों, कैपिटल एम्प्लॉयड का जो दूसरा अप्रोच है, लायबिलिटी अप्रोच, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मुलेशन का याद रखना चाहते हैं तो लायबिलिटी के इस आधार पर भी आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड का बेसिक फंडामेंटल क्या है, क्योंकि बिजनेसमैन ने जो बिजनेस में पूंजी लगाया है, वो पूंजी से वो सबसे पहले एसेट्स खरीदता है, और उस एसेट्स और कैपिटल के बीच में जो रिलेशन है, उस रिलेशन को बताने के लिए हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड का प्रयोग करते हैं। आइए, कैपिटल एम्प्लॉयड अगर लायबिलिटी के अप्रोच के आधार पर निकाला जाए तो क्या क्या फॉर्मुलेशन हो सकता है। पहले इसमें हम लोग लेते हैं शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व और सरप्लस, फिर लॉन्ग टर्म डेट जैसे डिवेंचर। इस प्रकार तीनों को जोड़ के उसमें से मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जिसे रिटर्न ऑफ नहीं किया गया उसे हम लोग अगर घटा देते हैं तो जो अमाउंट आता है, जो रिजल्ट आता है, उसे हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। याद रखिए, शेयर कैपिटल में दोनों लेना है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर दोनों को लेना है। इसी को अगर दूसरे फॉर्म पे हम लोग लिखे तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, प्रोप्राइटर्स फंड प्लस फिक्स लायबिलिटी माइनस फिक्स एंड नॉन ट्रेड एसेट्स। देखिए, फिक्स एसेट्स के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, और नॉन ट्रेड एसेट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब आप देखिए, प्रोप्राइटर्स फंड और फिक्स लायबिलिटी माइनस फिक्स एसेट्स एंड नॉन ट्रेड को ही हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। अब ये आगे आते हैं फिक्स लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लोन। फिक्स लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लोन में से अगर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर घटा दिया जाए तो आपको निकल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। अब आप देखिए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में मैंने आपको जानकारी पहले ही दे चुका हूँ यहाँ पे। अब ये फिक्स लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड क्या है इसके बारे में जानते हैं। शेयर होल्डर्स फंड का दूसरा नाम प्रोप्राइटर्स फंड है। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, एक्यूमुलेटेड लॉस है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, यानी ये तीनों को जोड़ेंगे और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को घटा देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो कहलाएगा शेयर होल्डर्स फंड या प्रोप्राइटर्स फंड। अब ये फिक्स लायबिलिटी क्या क्या होता है? कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, डिवेंचर, इनकम टैक्स, ड्राइंग, ईटीसी, इस तरह का जो आइटम होता है इसे फिक्स लायबिलिटी कहते हैं। फिक्स एसेट्स क्या होता है? लैंड एंड बिल्डिंग, प्रीमिसेस, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट और इंटेंजिबल एसेट्स को फिक्स एसेट्स कहते हैं। ऐसा एसेट्स जो लंबे समय तक बिजनेस में रहता है और जिससे हम लोग लंबे समय तक बिजनेस से कमा सकते हैं, और वो बिजनेस का गुड्स नहीं होता बल्कि एसेट्स होता है। गुड्स को बेचा जाता है जबकि एसेट्स को बेचा नहीं जाता है, इसलिए इसे हम लोग फिक्स एसेट्स कहते हैं, और कई मामलों में स्थिर भी होता है। अब ये रिजर्व के बारे में जानते हैं, क्योंकि रिजर्व का यहाँ पे बात हुआ, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व कई प्रकार के होते हैं, जैसे जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, सेक्रेट रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, स्पेसिफाई रिजर्व। रिजर्व को हमेशा नेट प्रॉफिट या रिटर्न प्रॉफिट या सरप्लस से कैलकुलेट करके निकाला जाता है। रिजर्व को निकालने के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से पैसा निकाल के जो अलग रखा जाता है किसी विशेष कारण से, उसको हम लोग रिजर्व कहते हैं। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस से अगर किसी लायबिलिटी की पूर्ति के लिए अगर पैसा निकाला जाता है तो उसे प्रोविजन कहते हैं। प्रोविजन भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर रिपेयर रेन्यूअल्स, प्रोविजन फॉर डेटर, प्रोविजन फॉर क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर इन्वेस्टमेंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स। फिक्स एसेट्स पर डिप्रिसिएशन चार्ज होते हैं। अब ये फंड्स के बारे में बात करते हैं। अगर रिजर्व और प्रोविजन से पैसा निकाल के उसे बिजनेस के बाहर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दिया जाए तो उसे हम फंड्स कहते हैं। जैसे रिजर्व फंड हो गया, स्पेसिफाई फंड हो गया, सिंकिंग फंड हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो गया, डिवेंचर रिडीम्पशन फंड हो गया और वर्क्समैन कॉम्पनसेशन फंड हो गया। वर्क्समैन कॉम्पनसेशन फंड वर्कर्स को अगर क्षति होती है, किसी प्रकार की दुर्घटना हो, तो उस दुर्घटना को में जो दावा क्लेम्स किए जाते हैं उस क्लेम्स को पूरा करने के लिए वर्क्समैन कॉम्पनसेशन फंड बनाया जाता है और इसी फंड से उस लायबिलिटी की पूर्ति की जाती है। अब ये रिजर्व और प्रोविजन के बारे में हम लोग थोड़ा और डिटेल जानकारी प्राप्त करें।
हाँ दोस्तों, चलिए रिजर्व के बारे में हम लोग जाने। रिजर्व जो है हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से निकाला जाता है और ये हमेशा अनसर्टेन लायबिलिटीज़ के लिए रखा जाता है और वर्किंग कैपिटल में वृद्धि करने के लिए या उसके वर्किंग कैपिटल को हेल्प करने के लिए रिजर्व की परिकल्पना की गई है। रिजर्व को हम लोग रखते हैं, निकालते हैं अपने प्रॉफिट में से, और इमरजेंसी लॉसेस या के लिए भी हम लोग इसको निकालते हैं। अगर किसी लॉसेस को रिटर्न ऑफ करना तो हम रिजर्व से ही करते हैं। इस प्रकार रिजर्व एक लायबिलिटी है और इसे रिजर्व को हम लोग ट्रांसफर टू पी रिजर्व को हम लोग पीएल से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अच्छा, ये आउट ऑफ बिजनेस में इसका हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं और इसे डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर डिविडेंड में पैसा घट रहा है तो रिजर्व से पैसा निकाल के हम उसको बांट सकते हैं। डिविडेंड हमेशा प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रोविजन। प्रोविजन जो है नेट प्रॉफिट से या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही किया जाता है, जबकि रिजर्व जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से किया जाता है। यानी नेट प्रॉफिट बनाने के बाद जो एक और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है उसके बाद के स्टेप में, उससे रिजर्व का पैसा निकाला जाता है, जबकि डायरेक्ट नेट प्रॉफिट से प्रोविजन का पैसा निकाला जाता है। प्रोविजन जो है किसी लायबिलिटी या किसी आकस्मिक अनसर्टेन लायबिलिटी या लॉसेस को पूरा करने के लिए किया जाता है, या डिप्रिसिएशन के लिए एसेट्स का डिप्रिसिएशन चार्ज का लॉस को पूरा करने के लिए किया जाता है, या एसेट्स को रिन्यूअल अगर करना है या नया खरीदना है तो उसके लिए भी इस प्रोविजन की व्यवस्था किया जाता है। किसी भी लायबिलिटी का सर्टेन लायबिलिटी को अगर पेड करना तो उसके लिए भी प्रोविजन यानी पैसा निकाला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस से या नेट प्रॉफिट से। अब आइए, प्रोविजन को दो प्रकार से लिख सकते हैं, या तो एसेट साइड में एसेट से प्रोविजन को माइनस करेंगे या लायबिलिटी साइड में जाके लिखेंगे। और ओनली इन बिजनेस, ये सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड होता है। इसको हम लोग इसको बाहर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। नॉट ट्रांसफर टू जनरल लेजर, जैसे जनरल लेजर में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, जबकि रिजर्व को पीएल अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है। और इस पैसा को कभी भी डिविडेंड में, लाभांश में वितरित नहीं किया जाता। नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिविडेंड। फ्यूचर में एक्सपेंस और लॉस की व्यवस्था या विभाजन के लिए नेट प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए के उद्देश्य से ही प्रोविजन बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग दोस्तों हम लोग ने देखा कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में इतने सारे पार्ट्स हैं। अब हम लोग आगे सीखेंगे कि कैसे हम लोग एडजस्टेड प्रॉफिट निकालते हैं, क्योंकि एडजस्टेड प्रॉफिट के आधार पर ही सब डिपेंड करता है। एडजस्टेड प्रॉफिट अगर आप नहीं निकाल पाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। एडजस्टेड प्रॉफिट होता क्या है? नेट प्रॉफिट में अगर कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिसे प्लस माइनस करना होता है किसी विशेष कारण से, वैसे 8 खर्चे हैं टोटल, उन खर्चों को जब प्लस माइनस करके जो एक्यूरेट प्रॉफिट निकाला जाता है उसे ही एडजस्टेड प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट कहा जाता है। फिर उसी के आधार पर आप गुडविल का वैल्यूएशन कैलकुलेट कर पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग अगले क्लास में उसके बारे में और डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे।